नमस्कार। मेरे देश की वर्तमान पीढ़ी और भविष्य के सशक्त, मजबूत, कौशलपूर्ण नागरिक, मैं आज आजादी के 74 वर्ष के पश्चात अपने राष्ट्र की मातृभाषा का शिक्षा एवं दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है उसकी ओर मेरे देशवासियों का ध्यान आकर्षित करने आई हूँ। द इम्पोर्टेंस ऑफ मातृभाषा इन एजुकेशन एंड डेली लाइफ। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान है तथा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और देश प्रेम की भावना से उत्प्रेरित करती है। सच तो यह है कि मातृभाषा आत्मा की आवाज है, इसलिए गांधी जी देश की एकता के लिए यह आवश्यक मानते थे कि किसी भाषा अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है, अतः किसी विदेशी भाषा को जानने का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन स्वभाषा पर अपना स्वाभिमान रखना भी जरूरी है। कहते हैं कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का एक प्रमुख साधन है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है। भाषा की सहायता से ही किसी समाज विशेष या देश के लोग अपने मनोगत भाव अथवा विचार एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। दुनिया में हजारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और हर व्यक्ति बचपन से ही अपनी मातृभाषा या देश की भाषा से परिचित होता ही है। भाषा विज्ञान के जानकारों ने तो ये भाषा के विभिन्न वर्ग स्थापित करके उनमें से प्रत्येक को अलग अलग शाखा में भी बांटा है और ये कहा है कि जैसे जैसे हम मातृभाषा सीखते हैं हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है और यह व्यक्तित्व निर्माण सशक्त साधन है। बच्चे का मानसिक विकास एवं व्यक्तित्व निर्माण उन विचारों पर निर्भर करता है जो उसे परिवार एवं शिक्षण संस्थान से प्राप्त होता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संसार की सभी वस्तुओं, क्रियाओं, घटनाओं को समझने का आधार मातृभाषा ही है, यानी वह भाषा जो उसके परिवार में बोली जाती है, जिसे माँ बोली भी कहते हैं। भारत के संविधान में शिक्षा संघ व राज्य सूची का विषय है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 345 में यह प्रावधान है कि देश में सभी शासकीय कार्यों के लिए हिंदी राज्यों की प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है और यही नहीं, हमारे समाज के निर्माण, विकास, अस्मिता, सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान का भी महत्वपूर्ण साधन है। भाषा के बिना मनुष्य अपूर्ण है और अपने इतिहास और परंपरा से विच्छिन्न है। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि सभी देवनागरी में लिखी जाती है। और भाषा के महत्व को मनुष्य ने लाखों साल पहले पहचान कर उसका निरंतर विकास किया है। भाषा में ही हमारे भाव, राज्य, वर्ग, जातीयता, प्रांतीयता झलकती है और इस झलक का संबंध व्यक्ति की मानवीय संवेदना और मानसिकता से भी होता है। जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य और मानसिकता जिस स्तर की होगी, उनकी भाषा के शब्द और उनके मुखार्थ भी उसी स्तर के होंगे। समाज में रहकर व्यापार या लोगों से बातचीत के लिए मनुष्य के पास भाषा ही तो एकमात्र माध्यम है। मनुष्य को सभ्य और पूर्ण बनाने के लिए शिक्षा जरूरी है और सभी प्रकार की शिक्षा का माध्यम भाषा ही है। साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि सभी क्षेत्रों में प्रारंभिक से लेकर उच्चतर शिक्षा तक हर स्तर पर भाषा का महत्व स्पष्ट है। जीवन के सभी क्षेत्रों में किताबी शिक्षा हो या व्यवहारिक शिक्षा, यह भाषा के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। विश्व में विज्ञान से लेकर भाषा विज्ञान तक सभी क्षेत्रों में नए नए शोध होते रहे हैं। इनमें अध्ययन व शोध लेखन के नए नए शब्द रचे जाते हैं और इन शब्दों से संचय भाषा के द्वारा सामाजिक वैज्ञानिक विकास की अभिव्यक्ति होती है। यह भी कहा गया है कि भाषा के बिना लिखित साहित्य का अस्तित्व ही संभव नहीं है, जबकि वेद, पुराण, उपनिषद से लेकर तुलसीदास आदि का साहित्य भाषा के कारण ही इतने सालों तक सुरक्षित रहकर आज तक भी हमें अध्ययन के लिए प्रेरित करता है।
साहित्यकार ऐसी भाषा को आधार बनाते हैं जो उनके पाठकों व श्रोताओं की संवेदनाओं के साथ एकाकार करने में समर्थ होते हैं। हमें अपने बच्चों को भी अपनी मातृभाषा के महत्व को समझाना होगा। हमें अपनी परंपरा का वास्तविक चित्र उन्हें दिखाना होगा। हमारी भाषा ही हमें पीढ़ी से जोड़ती है। भाषा का सीधा संबंध संस्कार से होता है। हमारे पूर्वजों ने हमें जो संस्कार दिए हैं वही संस्कार तो हमारी भाषा के जरिए अगली पीढ़ी तक जाएंगे और इसे आगे बढ़ाते रहना भी हमारा ही तो कर्तव्य है। मातृभाषा सीखने, समझने व ज्ञान की प्राप्ति के लिए सरल व सहज भाषा ही है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम जी का मानना था कि मैं वैज्ञानिक इसलिए बन पाया क्योंकि मैंने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही प्राप्त की थी, जबकि गणित व विज्ञान की शिक्षा भी मेरी मातृभाषा में ही ली गई थी। तो भारत में हम स्वाभिमान, स्वदेश एकता, अखंडता, सांस्कृतिक धरोहर एवं छुपे ज्ञान को समझकर देश की प्रगति अपनी प्रकृति के अनुसार करना चाहते हैं, तो मातृभाषा को अधिमान देना ही होगा। सरकार तथा समाज को इस सत्य को समझने के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। भाषा राष्ट्र के लिए क्यों आवश्यक है, यह एक प्रश्न है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। और प्रश्न का उत्तर ये होना चाहिए कि भाषा राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाती ही है। यदि राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो एक भाषा होना चाहिए। इससे धार्मिक तथा सांस्कृतिक एकता तो बढ़ती ही है और यह स्वतंत्र तथा समृद्ध राष्ट्र के लिए आवश्यक भी है। इसलिए प्रत्येक विकसित तथा स्वाभिमानी देश की अपनी एक भाषा अवश्य होती है, जिसे हम राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त कहते हैं। क्या किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है? किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उससे ही बनाया जाता है जो उस देश में व्यापक रूप में फैली होती है। संपूर्ण देश में यह संपर्क भाषा व्यवहार में लाई जाती है। अब है कि क्या हम ये सोचें कि मातृभाषा से ही खुलते हैं अन्य भाषाओं के द्वार? तो जी हाँ, भाषा मनुष्य की सृजन शक्ति का एक ऐसा नायाब तोहफा है जो सिर्फ उसे उसकी दुनिया को ही नहीं बल्कि जो हो सकता है यानी जो संभावनाएं हैं उसे भी वो रचता चलता है। आज विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं जीवित हैं और वैश्वीकरण के इस दौर में अपने से भिन्न संस्कृतियों में काम करने के लिए दूसरी भाषा का ज्ञान जरूरी होता जा रहा है। रोजगार की खोज में और युद्ध जैसी विभिषाकाओं के चलते लोग एक दूसरे से दूसरे देश में आवागमन करते हैं। ऐसी दशा में लोगों को अपनी भाषा के साथ दूसरी भाषाओं को भी सीखना जरूरी है और सीखना पड़ता भी है। भाषाओं का सह अस्तित्व आज जैसा है वह अनोखा ही तो है। द्विभाषिकता या बहुभाषिकता अब अपवाद नहीं बल्कि सामान्य बात है। भारत में तो द्विभाषिकता सामान्य तथ्य है ही सही, और सामाजिक निकटता और क्षेत्रता के हिसाब से भाषाओं के बीच जो रिश्ता बनता है, भाषाओं के संसार में रहते हुए हम रचना भी करते हैं और खुद भी रचे और बुने जाते हैं, जिसका सिलसिला बचपन से ही शुरू होता है। बच्चे को भाषा का एक अनुभव के रूप में जन्म से पहले से ही प्राप्त जो होती रहती है, वह माता पिता के घर में बात करते हुए बच्चे के सामने नया संसार वो खोलते चले जाते हैं और उनके मस्तिष्क पर भाषा के इस पहले अनुभव की बड़ी गहरी और अमिट छाप पड़ती है, जो अचेतन स्तर पर भी सक्रिय रहती है। साथ ही बच्चे का भाषा प्रयोग तथा भाषा अभ्यास उसके मस्तिष्क को जरूरी पोषक खुराक भी देता है, और यही हमारी मातृभाषा है। अतः जरूरी है कि मातृभाषा में आरंभिक शिक्षा को अनिवार्य जरूर से जरूर बनाया जाए। अब मातृभाषा क्या है? भाई, जन्म से हम जो भाषा को प्रयोग करते हैं वही हमारी मातृभाषा है। सभी संस्कार एवं व्यवहार इसी के द्वारा हम पाते हैं। इसी भाषा से हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर उसकी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं। भारतवर्ष में हर प्रांत की अलग संस्कृति है, अलग पहचान है, उनका अपना एक विशिष्ट भोजन, संगीत, लोकगीत सब कुछ है। इस विशिष्टता को बनाए रखना और इसको प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय भाषा, क्या ये हमारे स्वाभिमान है? मैं कहना चाहूंगी कि ये हमारे स्वाभिमान है।
मातृभाषा मात्र संवाद नहीं अपितु संस्कृति और संस्कारों की संवाहिका है। भाषा और संस्कृति केवल भावनात्मक विषय नहीं अपितु देश की शिक्षा, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी विकास से जुड़ा है। मातृभाषा के द्वारा ही मनुष्य ज्ञान को आत्मसात करता है और नवीन सृष्टि का सृजन करता है तथा मेधा, पौरुष और ऋतुम्भरा प्रज्ञा का विकास करता है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा और उसकी संस्कृति से ही होती है। विचारों और भावनाओं की जो अभिव्यक्ति मूलतः मातृभाषा में ही है, ये हमको मानना होगा। और जब हम कहते हैं कि क्या मातृभाषा में शिक्षण की आवश्यकता है, तो मेरा यहाँ ये कहना है, आग्रह है कि आज बच्चे अपनी मातृभाषा गिनती करना भूल चुके हैं। मैं उन्हें प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि वे अपनी मातृभाषा सीखें, प्रयोग करें और इस धरोहर को संभाल के रखें। आप जितनी अधिक भाषाएं जानेंगे, सीखेंगे, वह आपके लिए ही उत्तम होगा। आप जिस किसी भी प्रांत, राज्य से हैं, कम से कम आपको वहां की बोली तो अवश्य आनी चाहिए। आपको वहां की बोली सीखने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो वहां की गिनती, बाल कविता और लोकगीत ही सही। हाँ, इसी के साथ में मैं ये भी बताना चाहती हूँ आपके सामने कि बाल अधिकार घोषणा पत्र में कहा गया है कि बच्चे को उसी भाषा में शिक्षा दी जाए जिस भाषा में उसके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन व परिवार के सदस्य बातें करते हैं। भाषा भावनाओं और संवेदनाओं को मूर्त रूप दिए जाने का माध्यम है, न कि प्रतिष्ठा का प्रतीक। राष्ट्र की क्षमता और राष्ट्र के वैभव के निर्माण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कार, साहित्य, संस्कृति, सोच, समन्वय, शिक्षा, सभ्यता का निर्माण, विकास और उसका वैशिष्ट मातृभाषा में ही संभव है। मातृभाषा के प्रति समर्पण और अनुराग भाव की दृष्टि से विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि आज विश्व के अधिकांश देशों का इतिहास और प्रमाण यह दर्शाता है कि देश अलग अलग कालखंडों में औपनिवेशिक शक्तियों के गुलाम जरूर रहे, परंतु जब देश आजाद हुए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपनी अपनी मातृभाषा को ही स्थापित किया है। हमारे बच्चों को अपनी मातृभाषा और उसी में ही दार्शनिक भावों से ओतप्रोत लोकगीत का आदर करते हुए उन्हें ये सिखाना चाहिए। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी यहाँ कि बांग्ला भाषा में बेहद सुंदर लोकगीत है जो वहाँ के लोक गायक बाउल जो एक तारे के समान दिखने वाले वाद्य यंत्र पर गाते और बजाते हैं। उनके गायन को सुनकर अद्भुत अनुभव होता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने तो इन्हीं से ही प्रेरणा ली थी और इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में जनपद साहित्य और वहाँ के लोकगीत, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, केरला के सुंदर संगीत, भोजन, संस्कृति सब कुछ अप्रतिम है। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें हम मातृभाषा के प्रति अनुराग और समृद्धि ने राष्ट्र के सम्मान को जो अभिवृद्धि किया है उसके हम उदाहरण दे सकते हैं। 10 लाख से लेकर 20-20 लाख की आबादी वाले देशों ने मातृभाषा में ही ज्ञान विज्ञान, यहाँ तक कि तकनीकी शोध एवं अध्ययन अध्यापन का आधार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां प्राप्त की है। उदाहरण के लिए डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे इत्यादि अनेक देश हैं जिन्होंने मातृभाषा को ही जीवन का अंग बनाया और उनकी भाषाओं को विश्व में सम्मान के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में भी एक सम्मानित स्वतंत्र देश का प्रतिनिधित्व करने का ओहदा प्राप्त हुआ है। हमने हमारी मातृभाषा को अपने जीवन में अपनाया है। और इसी प्रकार जापान का भी उदाहरण दिया जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में नागासाकी और हिरोशिमा की घटना के बाद जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था, टूट चुका था। उसके बाद जापान की तरक्की का आधार उसकी मातृभाषा और जापानियों द्वारा मातृभाषा को दिया गया सम्मान है। प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी, चिकित्सीय और सभी अनुसंधान एवं शोध संस्थानों में होने वाला अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान जापानी मातृभाषा में होना ही जापान की तरक्की और विकास का मूल मंत्र है। क्रांतिकारियों के घोषणा पत्रों से स्पष्ट होता है कि नाना साहेब पेशवा चाहते थे कि स्वाधीनता के बाद भारत में सारे कामकाज मातृभाषा में हो, शिक्षा और न्याय मातृभाषा में मिले। बाल गंगाधर तिलक के घोषणा पत्र में तो स्पष्ट लिखा था कि राष्ट्रभाषा का स्थान तो सिर्फ हिंदी को ही मिल सकता है। दयानंद सरस्वती मानते थे कि हिंदी भाषा पूरे देश को एकता के सूत्र में बांध सकती है।
अतः हर प्रांत की कुछ न कुछ अपनी अनूठी विशेषताएं होती है और इन्हीं विशेषताओं में शामिल है भोजन, संस्कृति, बोली, संगीत, नृत्य इत्यादि, जिसका मान करना हमारा कर्तव्य बनता है और उस धरोहर को संभाल के रखना भी हमारा कर्तव्य है। यही तो असली में विविधता है, जिसका हमें आदर करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए। तभी तो हम वास्तव में विविधता में एकता की कसौटी पर खरे उतरेंगे, जिसका संपूर्ण जगत में उदाहरण दिया जा सकेगा। मातृभाषा को दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य है भाषाई विविधता में एकता की स्थापना का प्रयास। निजी जीवन में मातृभाषा संस्कृति और संस्कार की संवाहिका होती ही है। मातृभाषा की समुन्नति पूरे समाज के मूल्य बदल देती है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर कहते थे कि यदि विज्ञान को जन सुलभ बनाना है तो मातृभाषा के माध्यम से विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। हिंदी में अनेक मातृभाषाएं और उपबोलियां जिसे कहते हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, जयपुरी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू कई भाषाएं हैं। मेरा स्पष्ट मत है कि मातृभाषा में मातृ शब्द से अभिप्राय उस परिवेश, स्थान, समूह में बोली जाने वाली भाषा से है जिसमें रहकर कोई भी व्यक्ति अपने बाल्यकाल में दुनिया के संपर्क में आता है। संस्कृति हमारी चिंतन का प्रतिफल होता है और वह चिंतन बिना भाषा के संभव नहीं है। हमारा समस्त चिंतन, मनन, सोच, विचार भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषा शब्दों का समूह मात्र नहीं है और न ही वह व्याकरणीकरण नियमों का संग्रह है। भाषा तो मानवीय चेतना का मूर्त रूप है, जिससे उसकी संस्कृति की आत्मा भौतिक विश्व में व्यक्त होती है और ऐसी स्थिति में संस्कृति के निर्माण में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वही हमारे संस्कारों की भी जननी होती है। हमारी नई शिक्षा नीति पर विगत कई महीनों से चर्चा का जो सिलसिला चल पड़ा है, उसमें भाषाओं के विकास तथा राष्ट्रीय एकीकरण में भाषाओं की भूमिका पर भी विचार विमर्श किया गया है। मातृभाषा का महत्व सर्वोपरि है। मातृभाषा आदमी के संस्कारों की आधारशिला है। मातृभाषा के बिना किसी भी देश की संस्कृति की कल्पना बेईमानी है। मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और देश प्रेम की भावना उत्प्रेरित करती है। मातृभाषा का प्रभाव देखिए ना, कितनी दूर तक है और कितना गहरा है और कितने विस्तार तक होता है। जैसे जब देश गुलामी की दास्तान में सांसें भर रहा था, तब देश के पश्चिम के पंजाब राज्य में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह नानक जी द्वारा यह जयकारा सिखों को दिया गया था, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति यह कहेगा कि ईश्वर ही अंतिम सत्य है, उस पर चिरकालिक ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा। और यह नारा सिखों का अभिवादन सूचक बन गया। भारत के पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य में विश्व विख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो युवाओं को प्रेरित करने हेतु गीत के माध्यम से कहा कि जोदी तोरे डाक सुने क्यों ना आशे, तो बे एकला चलो रे, एकला चलो रे। महाकवि टैगोर भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा के द्वारा कही गई इन पंक्तियों ने देश के युवाओं को राष्ट्रीय आंदोलन की डोर से बांध दिया था। और जब दक्षिण के महाराष्ट्र राज्य में गरम दल के नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी और अपनी मातृभाषा में कहा कि स्वराज्य हाँ मजा जन्म सिद्ध हक आहे, अड़ी तो में मिलावड़ा रच। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हर भारतीय के जुबान पर था। तिलक के इस नारे ने पूरे देश को एकजुट कर दिया। मातृभाषा का एहसास विश्व के प्रत्येक देश की बच्चों की तोतली भाषा में है। जो एहसास, मिठास और अपनत्व अपनी मातृभाषा में है, वो कहीं और कहां। भाषा सिर्फ भाषा नहीं, वह राष्ट्र की पहचान है। मेरे राष्ट्र की मातृभाषा विविधता में एकता है। उत्तर में ये हिमालय पर्वत जैसा ऊंचा है, तो दक्षिण में ये महासागरों को छूता है।
तो वही पूर्व में संसार की सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र गारो, खासों और जयंतियों की पहाड़ियों में फलता फूलता है, तो वही पश्चिम में अरब सागर की लहरों से वो बातें करता है। और जो मध्य भारत में जब महाकवि दुष्यंत कुमार ने ललकारा कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था तब कांप गई थी और असंख्य युवा उचित लोकतंत्र के मायने समझ रहे थे। और जब संत कबीर के दोहों में प्रकृति की जो असीम ऊर्जा उनमें समाहित थी, और कबीर ने जब ये कहा था दोहों के माध्यम से कि ऐसी वाणी बोलियो मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आप वही शीतल होए। मातृभाषा में बोली गई इन दोहों का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। मातृभाषा आत्मा की आवाज है, मातृभाषा आत्मा की आवाज है, सांसों की ये सांस है, सांसों की ये साज है, और सांसों की ये सांसें हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मातृभाषा आत्मा की ही आवाज है, सांसों की ये साज है, यह आंखों की लाज है, तन मन से वंदन करे निज भाषा का, यह मेरा आगाज है, यह मेरा आगाज है। जय हिंद, जय भारत।